हेलो एवरीवन। तो यथार्थ हॉस्पिटल का कॉन कॉल एनालिसिस करेंगे आज हम। रिजल्ट्स हमने डिस्कस किए थे, काफी सॉलिड नंबर्स इन्होंने रिपोर्ट करे हैं। अब देखते हैं मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में क्या कमेंट्री दी है एंड आगे का कैसा आउटलुक लगता है कंपनी का। ग्रोथ नंबर्स तो उन्होंने काफी स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट करे थे, 46% के आसपास की ग्रोथ थी कंपनी की। एंड जब से ये कंपनी लिस्ट हुई है, किसी भी एक पर्टिकुलर क्वार्टर में सबसे हाईएस्ट ग्रोथ नंबर इन्होंने रिपोर्ट करा था। अभी एक तो होता है कि जैसे लास्ट 1 ईयर में आप देखोगे यथार्थ ने लगभग 3 से 4 हॉस्पिटल्स को एक्वायर किया। तो एक तो माइंड में आता है कि शायद इनऑर्गेनिक ग्रोथ कंपनी का आया है, ये एक्विजिशन की वजह से ये ग्रोथ आया है। लेकिन अगर आप ये एक्विजिशन को हटा दोगे, जो इनके एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स थे उनमें भी 33% का ग्रोथ है। जो ये न्यू दिल्ली और फरीदाबाद वाले जो इनके हॉस्पिटल हैं Q2 Q3 में जो ऑपरेशनलाइज हुए हैं, इनका रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन सिर्फ 9% रहा है Q3 के अंदर। तो मेन जो रेवेन्यू कंपनी का आया है वो एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल से, उसमें भी 33% का ग्रोथ हमको देखने को मिला है। तो ये चीज काफी अच्छी है कि जो एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स हैं, जो ऑर्गेनिक ग्रोथ है कंपनी की, वो काफी अच्छी रही है। इबिटा का ग्रोथ थोड़ा सा कम रहा है, 35% के आसपास। ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला। मार्जिन भी अगर आप देखोगे तो वाई वाई लेवल पे थोड़े से कम हुए हैं। हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे इबिटा मार्जिन कंपनी के इंप्रूव हुए हैं। अभी मतलब इबिटा ग्रोथ ज्यादा क्यों नहीं आया, क्योंकि कंपनी ने बहुत ज्यादा एक्सपेंशन किया है। मतलब आप देखो तो लास्ट 1-2 क्वार्टर के अंदर 700 बेड्स इन्होंने ऑपरेशनलाइज किए हैं। आपकी फिक्स कॉस्ट वैसे ही ज्यादा होती है हॉस्पिटल बिजनेस के अंदर, तो इसीलिए इबिटा पे थोड़ा सा प्रेशर है। बट अच्छी चीज क्या है कि लास्ट क्वार्टर में जैसा इन्होंने गाइडेंस दिया था कि यहां से आने वाले क्वार्टर्स में मार्जिन हमारे थोड़े थोड़े इंप्रूव होंगे, तो वो चीज हमको इस क्वार्टर में देखने को मिली है। देन इनका रेवेन्यू मिक्स अगर हम देखें, पेयर मिक्स बेसिकली देखें, तो अभी 35% इस कंपनी का जो रेवेन्यू है ना वो गवर्नमेंट से आता है। तो 35% गवर्नमेंट का बिजनेस, यानी कि आपका वर्किंग कैपिटल हाई। वर्किंग कैपिटल हाई यानी कि कैश फ्लो लो। ये इनका पहले 38-40% था पिछले साल, उससे पिछले साल आप देखोगे तो 38-40% रेवेन्यू गवर्नमेंट से आता था। थोड़ा इन्होंने कम किया, लेकिन अभी भी लगभग 1/3 या मोर देन 1/3 रेवेन्यू कंपनी का गवर्नमेंट बिजनेस से आता है। पर इन्होंने गाइडेंस अच्छा दिया है। इनका कहना है नेक्स्ट 2 से 3 ईयर्स के अंदर हम गवर्नमेंट बिजनेस को ना लेस देन 30% कर देंगे। मतलब अभी 35% है, अगले 2-2.5 साल में लेस देन 30% हो जाएगा। अब गवर्नमेंट मिक्स कम होगा, इसका मतलब आपका जो कैश वाला बिजनेस है उसका मिक्स बढ़ेगा, जो आपका प्राइवेट इंश्योरेंस वाला बिजनेस है उसका मिक्स बढ़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि आपका आरपो उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट बिजनेस में आपका वो पहले से रेट वगैरह नेगोशिएट हुआ होता है, तो आप ज्यादा रेट उस पर चार्ज नहीं कर सकते। आपके मार्जिन में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, मतलब एक तो आपका रियलाइजेशन बढ़ेगा, दूसरा आपके मार्जिन में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट आपका वर्किंग कैपिटल कम होगा, इसका मतलब कैश फ्लो बढ़ेगा। तो ये 3-4 बड़ी इंप्रूवमेंट हमको देखने को मिलेगी यथार्थ के अंदर अगले 2 से 3 साल के अंदर, जो इन्होंने गाइडेंस दिया है। फिर कंपनी का एक्सपेंशन प्लान अगर हम देखें, तो इनका कहना है अगले मतलब 3 साल के अंदर हम लगभग 3000 बेड्स और ऐड करेंगे। टोटल बेड कैपेसिटी हमारी 5000 की हो जाएगी। अभी इसको अच्छे से समझना जरूरी है, क्योंकि मतलब एक तरीके से यथार्थ का ग्रोथ फोरकास्ट जो है वो हम इसी के बेसिस पे लगाएंगे। तो कंपनी क्या बोल रही है, 3000 बेड्स हम ऐड करेंगे अगले 3 साल के अंदर। लेकिन ये बेड्स ऑपरेशनलाइज कब होंगे, नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स में। इसका मतलब क्या हुआ कि अनाउंसमेंट आएगा अगले 3 साल में, पर ऑपरेशनलाइजेशन होगा इन बेड्स का अगले 4 to 5 ईयर्स के अंदर। क्योंकि इनका अगर आप पूरा कैपेक्स प्लान देखोगे ना, जो लास्ट कॉन कॉल में इन्होंने बताया था, लगभग 1500 करोड़ का कैपेक्स का प्लान है यथार्थ का, जो ये अगले 4 से 5 साल के अंदर करेंगे। तो बेड्स की अनाउंसमेंट तो 3 साल में हो जाएगी, लेकिन वो बेड मेरे लिए रेवेन्यू जो जनरेट करना स्टार्ट करेंगे वो 4 से 5 ईयर्स के अंदर स्टार्ट करेंगे। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं 3 साल सिर्फ अज्यूम करके चलूं कि 3 साल में बेड की कैपेसिटी 5000 हो जाएगा, तो इसका मतलब अभी 2500 बेड्स हैं, यानी कि 3 साल अगर मैं अजम्पशन लेके चल रहा हूं तो बेड कैपेसिटी डबल हो गया, 24 से 25% का बेड एक्सपेंशन। इसके बेसिस पे मेरा ग्रोथ एस्टिमेट क्या होगा यथार्थ से, कि कम 30 से 40% पे बिजनेस ग्रो करना चाहिए अगले 3-4 साल के अंदर। बट ऐसा नहीं है, मैनेजमेंट ने क्लियरली बोला है कि बेड अनाउंसमेंट होगा 3 साल के अंदर, जो ये ऑपरेशनलाइज होंगे ये नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स में होंगे। तो अब एक्सपेंशन रेट कितना हो गया, अगर 4 से 5 साल में आप लगभग डबल कर रहे हो अपने टोटल बेड्स की कैपेसिटी को, तो आपका एक्सपेंशन रेट हो गया अर्ली टीन से लेकर के हाई टीन के बीच में, 14 से 18-19%। और इसके ऊपर से आपका थोड़ा बहुत आरपो भी इंप्रूव होगा, जो एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स हैं उसमें थोड़ा बहुत ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो मोटा मोटा 20 से 25% के रेट से यथार्थ बहुत आराम से ग्रो कर सकता है, एटलीस्ट अगले 3-4 साल का अगर हम इसका आउटलुक लेकर के चले। मतलब वैसे तो अगर अच्छी चीजें रही, ग्रोथ और ज्यादा बढ़ गई एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल से, तब तो ये ग्रोथ बढ़ भी सकती है, 25-30% भी हो सकता है। लेकिन कंजर्वेटिव बेसिस पे मतलब बहुत आराम से इनको कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए 20 से 25% के रेट पे ग्रो करने में, एटलीस्ट अगले 3-4 साल के लिए। तो ये बनता है आपका यथार्थ का ग्रोथ का आउटलुक। फिर पॉइंट आता है कि इस कैपेक्स को कंपनी फंड कैसे करेगी। अब यहां पे थोड़ा सा मतलब लैग करता है यथार्थ, अगर आप इसको बाकी हॉस्पिटल से कंपेयर करोगे, कैश फ्लो कन्वर्जन थोड़ा वीक है। क्योंकि जब हम बात करते हैं मैक्स हॉस्पिटल की, या फिर आपका ये अपोलो हो गया, नारायणा हो गया, वो जो कोवई मेडिकल एक हॉस्पिटल कंपनी है, इन सब का अगर आप कैश फ्लो कन्वर्जन देखोगे ना तो 80 से 90% के बीच में है। यथार्थ का मतलब लास्ट टू लास्ट ईयर तो खैर कैश फ्लो नेगेटिव ही था,
लेकिन पिछले साल इन्होंने इंप्रूवमेंट दिखाया, लगभग 65-66% का कैश फ्लो कन्वर्ट किया EBITDA का। इस साल फर्स्ट हाफ में कंपनी का कैश फ्लो कन्वर्जन कम हो गया था। हालांकि मैनेजमेंट का कहना था कि वो अकाउंटिंग चेंज की वजह से हुआ है। तो पहले ये कंपनी क्या करती थी कि मंथ के एंड में अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनको, मतलब मंथ के स्टार्टिंग में अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनको सैलरी देती थी, उसको इन्होंने चेंज करके मंथ के एंड में कर दिया। तो कैश आउटफ्लो जल्दी हो गया कंपनी के बिजनेस के अंदर। तो उनका कहना है अकाउंटिंग चेंज की वजह से थोड़ा सा ये दिख रहा है, लेकिन सेकंड हाफ में वो नॉर्मलाइज हो जाएगा, तो वो अभी हमको देखना होगा। तो कंपनी बोल रही है जो 1500 करोड़ का कैपेक्स है अगले 4 to 5 ईयर्स में, इसमें एक तो हमारा 200 करोड़ का कैश पड़ा हुआ है बैलेंस शीट में, उसको हम यूज करेंगे। दूसरा इंटरनल अक्रूवल, मतलब खुद जो प्रॉफिटेबिलिटी बनाएंगे, जो कैश हमारा बनेगा उससे इसको फंड करेंगे। और तीसरा है डेट। तो बेसिकली 3 तरीके से ये इसको फंड करेगी। पहला हो गया कि जो कैश मेरे पास पड़ा है, दूसरा है इंटरनल अक्रूवल, मतलब जो मैं प्रॉफिट बनाऊंगा कैश में कन्वर्ट होगा, तीसरा है डेट ये कंपनी बहुत आराम से अभी ले सकती है, क्योंकि बिल्कुल मतलब डेट पे बैलेंस शीट पे अभी डेट है नहीं, डेट फ्री बैलेंस शीट है। तो डेट इंक्रीज कर सकती है, लेकिन कितना क्वांटिटी होगा, कितना ज्यादा लेवरेज लेना पड़ेगा कंपनी को, ये कंप्लीटली डिपेंड करेगा इनके कैश फ्लो कन्वर्जन के ऊपर। तो ये जो इन्होंने गाइडेंस दिया है ना कि अगले 2 से 2.5 साल में हमारा ये जो गवर्नमेंट बिजनेस है ये कम होगा, लेस देन 30% होगा, ये एक बहुत बड़ा ट्रिगर होगा। क्योंकि ये कम हुआ तो उसका मतलब कैश कन्वर्जन ज्यादा बेटर हो गया, और उतना ही कम मेरे को डेट लेना पड़ेगा मार्केट से। तो ये ओवरऑल मैनेजमेंट का गाइडेंस है कैपेक्स को लेकर के। फिर कंपनी का टोटल बेड की कॉस्ट क्या लगेगी, तो उनका कहना है, मतलब आज से कुछ साल पहले जब हमने नोएडा में ये सारे हॉस्पिटल्स बनाए थे, तो तब तो लैंड वगैरह की कॉस्ट बहुत सस्ती पड़ती थी। हॉस्पिटल के जो आपके इक्विपमेंट होते हैं वो भी बहुत सस्ते होते थे, तो 60 लाख के ऊपर हमारा पर बेड कॉस्ट होता था। आज अभी जो जैसे दिल्ली में इन्होंने हॉस्पिटल बनाया, ये फरीदाबाद सेक्टर 20 में जो हॉस्पिटल बनाया, उसमें इनकी बेड की कॉस्ट जो है 80 से 90 लाख के आसपास है। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी चीज इन्होंने बोली है कि ये जो 3000 बेड्स ये ऐड करेंगे ना, इसका पर बेड कॉस्ट काफी कम रहेगा, लगभग 60 से 70 लाख के बीच में रहेगा। क्यों? क्योंकि इनका कहना है, जैसे वो जीना सीखो ने एक वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप किया है ना अपना आयुर्वेदा कॉलेजेस के साथ में, कि पहले उनकी बेड की कॉस्ट जो है वो 1 लाख रुपीज आती थी, अब आयुर्वेदिक कॉलेजेस के साथ में वो ओपन करने को देख रहे हैं, तो मतलब पहले 3 लाख आती थी, अब आयुर्वेदिक कॉलेजेस के साथ में वो 1 लाख हो जाएगा। तो इनका भी कहना है कि हम ऐसे हॉस्पिटल्स में ऐड करेंगे, या तो ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन होगा, या ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन होगा, या एक्विजिशन होगा, जहां पे ऑनर जो है वो मतलब थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट उसमें करके देगा, या फिर प्रॉपर्टी जो है वो हम लीज पे लेंगे, थोड़ा बहुत जो आपके वो इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं उसमें हम इन्वेस्टमेंट करवाएंगे। तो इस तरीके से हम कुछ मॉडल देखेंगे कि कॉस्ट एफिशिएंट हो, हमारा खुद का कैपेक्स कम लगे और उस पर रिटर्न ज्यादा जनरेट कर पाए। तो इस तरीके का अप्रोच रहेगा कंपनी का। फिर कंपनी का ये जो दो नए हॉस्पिटल्स हैं दिल्ली और फरीदाबाद, इसमें ऑक्यूपेंसी अभी इंप्रूव हुई है। दिल्ली वाले हॉस्पिटल्स की ऑक्यूपेंसी है 38% और फरीदाबाद वाले हॉस्पिटल की ऑक्यूपेंसी है 43%। दिल्ली वाले में 300 बेड का हॉस्पिटल है वो, और अभी इन्होंने उसमें से 100 बेड्स जो है वो ऑपरेशनाइज करे हैं, मतलब अभी भी 200 बेड्स कंपनी के पड़े हुए हैं, उसको और कंपनी लाइव कर सकती है आने वाले क्वार्टर्स में। फरीदाबाद में 400 बेड का हॉस्पिटल है, उसमें से कंपनी ने 125 बेड्स जो हैं वो अभी स्टार्ट करे हैं। कम से क्यों इन्होंने स्टार्ट किया है? क्योंकि हॉस्पिटल बिजनेस के अंदर ये जरूरी होता है कि आप फेज वाइज एक्सपेंशन करो। जैसे इनको ये दिल्ली हॉस्पिटल में, फरीदाबाद हॉस्पिटल में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है, डॉक्टर्स हायर करने पड़ रहे हैं। तो अगर आप एकदम से पूरे 300-400 बेड्स ऑपरेशनाइज कर दोगे तो उतना ही आपको स्टाफ भी हायर करना पड़ेगा, उतने डॉक्टर्स आपको चाहिए, उतना वो बेड्स को मेंटेनेंस करने के लिए और एक्स्ट्रा स्टाफ चाहिए, तो आपका खर्चा बढ़ेगा एकदम से, आपकी EBITDA मार्जिन पे प्रेशर आएगा। तो इसलिए कंपनी इसमें फेज वाइज इसको ऑपरेशनलाइज कर रही है। अभी 100-125 हो गया, आने वाले क्वार्टर्स में इसको और इंप्रूव करेगी। लेकिन अच्छी चीज क्या है कि ऑक्यूपेंसी बढ़ रही है, प्लस इनका कहना है कि बहुत जल्दी आने वाले क्वार्टर्स में इन दोनों हॉस्पिटल का जो ऑक्यूपेंसी है ना वो 50% क्रॉस कर देगा। प्लस ब्रेक इवन का भी इन्होंने गाइडेंस दिया है। जो फरीदाबाद वाला हॉस्पिटल है उनका कहना है वो तो विद इन 12 मंथ्स आपका ब्रेक इवन कर लेगा, और जो न्यू दिल्ली वाला हॉस्पिटल है वो भी 15 मंथ्स के अंदर ब्रेक इवन कर लेगा। लास्ट ईयर जो ग्रेटर फरीदाबाद हॉस्पिटल इन्होंने एक्वायर करा था वो तो इस साल ये FY25 के फर्स्ट क्वार्टर में ही ब्रेक इवन कर चुका है। प्लस उसके मार्जिन अब कंपनी कह रही है धीरे धीरे जो हमारे ग्रुप लेवल के जो EBITDA मार्जिन है ना उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब ब्रेक इवन वो हो चुका है, अब उसकी प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो रही है। तो इस चीज पे यथार्थ काफी ज्यादा अभी तक एफिशिएंट रहा है। जो भी कंपनी एक्विजिशन वगैरह करती है उसका रैंप अप बहुत फास्ट होता है और जल्दी ब्रेक इवन भी कंपनी कर लेती है, और यहीं से इनको एडवांटेज भी आ रहा है कि एक के बाद एक हर साल हम देख रहे हैं कि कम से कम 1 से 2 एक्विजिशन कंपनी करते जा रही है। तो ये है आपका हॉस्पिटल का।
फिर आगरा वाला जो इन्होंने हॉस्पिटल एक्वायर करा है उसमें इन्होंने कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा पे करी है, अगर आप पास्ट के कुछ एक्विजिशंस देखोगे उसके कंपैरिजन में। लेकिन इसका रैशनल है, मैनेजमेंट का कहना है आगरा वाला हॉस्पिटल जो है, एक तो उसका रीजन ये है कि वो जो पूरा 100 किलोमीटर का रेडियस आप देखोगे जहां पे हमारा ये हॉस्पिटल है, तो उसके 100 किलोमीटर रेडियस में और दूसरा कोई भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जिसमें ये सारा इंफ्रा वगैरह सब कुछ वहां पे अवेलेबल हो। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया ना कि आगरा हॉस्पिटल इनका सिर्फ फीडर का काम नहीं करता। फीडर मतलब कि कोई भी क्रिटिकल केस आया और उसने सीधे नोएडा हॉस्पिटल को रेफर कर दिया, ऐसा नहीं है। कंपनी का कहना है कि उसमें सारे इक्विपमेंट, सारे बड़े बड़े डॉक्टर सब वहां पे अवेलेबल हैं। आपकी मतलब जो भी आपके क्रिटिकल केसेस होते हैं, सुपर स्पेशलिटी केसेस होते हैं, उसको वो हॉस्पिटल मैनेज कर सकता है। जैसे आपके टेस्ट वगैरह होते हैं, एमआरआई हो गया, कैथ लैब हो गया, ये सब वहां पे अवेलेबल है, तो इसका एडवांटेज है। दूसरा कंपनी कह रही है जो सबसे बड़ा रीजन है थोड़ा सा ज्यादा कॉस्ट उसको उसके लिए पे करने का, कि जैसे बाकी हॉस्पिटल्स हैं, ये देख लो दिल्ली हो गया, फरीदाबाद हो गया, इसमें तो इनको जीरो से स्टार्ट करना पड़ा है। मतलब ये रनिंग हॉस्पिटल्स नहीं थे, ये मतलब कंपनी को उसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ा, फिर ब्रेक इवन का टाइम लग रहा है। जो आगरा हॉस्पिटल है, इसने लास्ट 12 मंथ्स में लगभग 45 से 50 करोड़ का इबिट्टा जनरेट किया है, तो मतलब ये रेवेन्यू ऑलरेडी बना रहा है, रनिंग हॉस्पिटल है, इबिट्टा पॉजिटिव है, प्लस पैट भी पॉजिटिव है। तो डे वन से कंपनी कह रही है जैसे Q4 में इसके नंबर्स कंसोलिडेट होके आएंगे हमारे यथार्थ के साथ में, तो डे वन से हमारे लिए रेवेन्यू एक्रेटिव भी है और पैट एक्रेटिव भी है। तो इसलिए कंपनी ने इसके लिए थोड़ा सा ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, क्योंकि आपको इसमें वो ब्रेक इवन करने का जरूरत नहीं है, ऑलरेडी बना बनाया हॉस्पिटल आपको मिल गया इसमें, और साथ में काफी सारे क्रिटिकल केसेस भी वो मैनेज कर लेता है। प्लस इसका आरपोब का भी इन्होंने गाइडेंस दिया है कि अभी तो 25-26,000 का आरपोब है आगरा हॉस्पिटल में, नेक्स्ट कुछ क्वार्टर्स में इसको हम 20 से 25% और इंक्रीज करेंगे। सो 30 से 32,000 तक का इन्होंने टारगेट रखा है आरपोब का आगरा हॉस्पिटल के लिए। तो इनका कहना है वहां पे जो आपके रोबोटिक सर्जरी है वो हम इंस्टॉल करेंगे, प्लस और जो आपके इक्विपमेंट्स होते हैं थोड़े से मल्टी स्पेशलिटी केसेस के लिए, उसको हम वहां पे बिल्ड कर रहे हैं। तो आरपोब इसका 20 से 25% तक हम और इंक्रीज कर सकते हैं। फिर इनका जो ये ऑन्कोलॉजी वाला डिवीजन है, मतलब जहां से कंपनी का आरपोब मेनली ड्राइव हो रहा है, नोएडा में जो इनका हॉस्पिटल है वहां पे सबसे ज्यादा इनका रेवेन्यू आता है ऑन्कोलॉजी सेगमेंट से। तो इसका रेवेन्यू 63 से 85 करोड़ हुआ है, मतलब कि 35% की इसमें ग्रोथ है। अब मैनेजमेंट का कहना है कि 2-3 साल पहले ना ऑन्कोलॉजी हमारे पूरे ग्रुप में लेस देन 4% कॉन्ट्रीब्यूट करता था, सिर्फ 3 से 4% का कॉन्ट्रीब्यूशन था। आज आप देखोगे तो 10% हो गया पूरे ग्रुप के लिए, और इसको अगले 1 से 2 साल में मैनेजमेंट का टारगेट है 15% तक लेके जाना, यानी करंट लेवल से 50% इसका कंट्रीब्यूशन इंक्रीज और करने को देख रही है। और उसमें मेन जो इसका वो ड्राइवर होगा वो नोएडा हॉस्पिटल होगा, प्लस जो दिल्ली हॉस्पिटल है, फरीदाबाद वाला हॉस्पिटल है, इसमें भी मतलब कंपनी कह रही है ये दोनों हॉस्पिटल्स के लिए भी हमने एक्स्ट्रा पे इसीलिए किया था कि इन दोनों में ये कैपेबिलिटी है, ये सारे आपके जो बड़े बड़े क्रिटिकल केसेस होते हैं उसको ये मैनेज कर सकते हैं। तो यहां से इनका ऑन्कोलॉजी का रेवेन्यू जो है वो ड्राइव होगा। मेडिकल टूरिज्म की अगर हम बात करें तो उसमें कंपनी का कहना है कि अभी रेवेन्यू वाइज तो आपको ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं दिखेगा, वही सिंगल डिजिट के आसपास रेवेन्यू आता है हमारा जो इंटरनेशनल पेशेंट्स हैं उनसे। लेकिन इन्होंने जो टीम बिल्ड करी थी ना, जो जैसे आपका ये अफगानिस्तान है और नाइजीरिया वगैरह, जो उन कंट्रीज में इनकी जो टीम वहां पे विजिट करी थी, ओपीडी सेंटर, डे केयर सेंटर इन्होंने बिल्ड किया था, तो कंपनी कह रही है उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है। मतलब हमारे लिए एक फनल वहां पे क्रिएट हो गया है और पेशेंट्स का फ्लो आना स्टार्ट हो गया है। अब आने वाले मंथ्स में जैसे एक्सपेक्टेड है, इस साल आपका वो जो नोएडा में एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो जब ऑपरेशनाइज होगा, वो जब लाइव होगा, तो ये जो फनल क्योंकि ऑलरेडी हमारा बन गया है, तो हमारा इंटरनेशनल पेशेंट्स का अच्छा वॉल्यूम आना स्टार्ट हो जाएगा। और इंटरनेशनल पेशेंट का वॉल्यूम आएगा तो आपका आरपोब, रियलाइजेशन, आपके मार्जिन, ये सब आपके इंप्रूव होते हैं। तो वो चीज कंपनी की अच्छे से काम कर रही है। फिर रिसीवेबल डेज पे काफी अच्छा इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है। तो अभी तो इनका जो रिसीवेबल डेज है वो 116 डेज है, जो करंट रिसीवेबल डेज है। अब इनको मतलब एक क्वेश्चन पूछा गया कि आपका जो गवर्नमेंट बिजनेस है वो 35% के आसपास है, रिसीवेबल डेज अगर हम आपका देखें तो 116 है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका टोटल रिसीवेबल डेज अगर हम सिर्फ गवर्नमेंट बिजनेस से देखें वो लगभग 240 से 250 डेज है। लेकिन मैनेजमेंट का कहना है कि सारा का सारा रिसीवेबल जो है वो गवर्नमेंट से नहीं है, कुछ जो आपके ये प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी होती है ये भी थोड़ा सा पेमेंट को ना डिले कर देती है। मतलब कई बार आपको क्लेम आने में, रीइंबर्स आने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो आपके जो केसेस होते हैं वो थोड़े से रिजेक्ट हो जाते हैं, तो उसमें टाइम लग जाता है। तो सिर्फ अगर गवर्नमेंट बिजनेस से हम रिसीवेबल्स की बात करें, रिसीवेबल डेज की बात करें, तो वो इनका लगभग 200 के आसपास है। इसका मतलब है मैं कोई भी पेशेंट गवर्नमेंट का देखता हूं ना, उसमें मेरे को जो पैसा आता है, जो कैश आता है, वो 6 महीने के बाद आता है। तो वो बहुत ज्यादा अभी अभी मतलब खराब है इनका। एंड यहाँ पे एक इन्होंने कंपैरिजन भी दिया, जैसे इनका कहना है कि अगर आप बाकी हॉस्पिटल्स का देखोगे तो उनका गवर्नमेंट बिजनेस से जो रिसीवेबल है वो बहुत कम है, मतलब रिसीवेबल डेज बहुत कम है जितना यथार्थ का है। तो यथार्थ की मैनेजमेंट ने इस पे क्या एक्सप्लेनेशन दिया है कि सारा का सारा जो इसमें ब्लेम है या जो भी फॉल्ट है वो गवर्नमेंट का नहीं है। एक तो सबसे बड़ा रीजन है ईएसआई का। ईएसआई जो आपके केसेस होते हैं ना, ईएसआई जो गवर्नमेंट पे करती है,
तो इनका कहना है कि बाकी हॉस्पिटल्स में अगर आप देखोगे ना तो वो ईएसआई के केसेस बहुत कम लेते हैं या फिर ना के बराबर लेते हैं। हमारा जो गवर्नमेंट बिजनेस है उसका 30% ईएसआई से आता है, ईएसआई पेशेंट्स आते हैं। और उस सेगमेंट में पर्टिकुलरली गवर्नमेंट का जो पेमेंट सिस्टम है वो काफी स्लो वर्क करता है, तो एक तो ये रीजन है। दूसरा, हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं वो सारे के सारे एनसीआर में हैं, ये दिल्ली एनसीआर, नोएडा वगैरह, फरीदाबाद वगैरह। तो इस पर्टिकुलर ज्योग्राफी में मतलब होता है ना, किसी स्टेट में गवर्नमेंट का सिस्टम थोड़ा फास्ट होता है, कहीं पे स्लो होता है। बाकी हॉस्पिटल जो है वो थोड़े से डाइवर्सिफाई हैं, तो इसलिए उन पे इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं आता। हमारा क्योंकि वो एक ही पर्टिकुलर ज्योग्राफी के अंदर है और वहां पे पेमेंट सिस्टम थोड़ा भी ऊपर नीचे होता है, तो हमारे रिसीवेबल एकदम से बढ़ जाते हैं। तो दूसरा रीजन ये है। तीसरा जो इन्होंने काफी अच्छे से बताया कि गवर्नमेंट से भी ज्यादा हमारा खुद का भी एक इसमें फॉल्ट रहा है। तो 1-2 साल पहले जब इन्होंने एक्सपेंशन स्टार्ट किया था ना अपने नोएडा हॉस्पिटल्स के अंदर, जो इन्होंने बेड बढ़ाए थे, फिर ये अपना ग्रेटर फरीदाबाद वाला हॉस्पिटल इन्होंने लास्ट ईयर एक्वायर किया, और प्लस कंपनी के जो क्रिटिकल केसेस है उसका मिक्स इन्होंने इंक्रीज किया था। तो इनका कहना है कि उस टाइम पे हमारा सिस्टम रेडी नहीं था और हमने एकदम से ये जो गवर्नमेंट बिजनेस के गवर्नमेंट सेगमेंट के जो पेशेंट्स हैं उनका फ्लो बढ़ा दिया था। और उससे क्या हुआ कि पेशेंट का फ्लो तो बढ़ गया, लेकिन हमारे पास में वो बिलिंग सिस्टम नहीं है। काफी सारी चीजें हमको मैन्युअल करनी पड़ती थी, प्लस हमको आइडिया नहीं था कि इसको टैकल कैसे करना होता है। मतलब गवर्नमेंट बिजनेस अगर आपके पास में आता है एक हॉस्पिटल के पास में, तो उसका रिकवरी कैसे होता है। और वो पिछले 1-1.5 साल में इन्होंने सारा सिस्टम बनाया, सारा डिजिटाइजेशन किया। प्लस गवर्नमेंट बिजनेस में एक और चीज होती है, जो ये आप फाइल वगैरह बनाते हो ना पेशेंट का, कि क्या प्रोसीजर रहा है, पूरा एग्जैक्ट आपको देना पड़ता है, प्लस उसकी फिजिकल डिलीवरी भी देनी पड़ती है। एंड एक आपको स्पेशलाइज टीम चाहिए जो गवर्नमेंट से टाइम टू टाइम उस पर फॉलो अप लेती रहे, क्योंकि बहुत सारे केसेस होते हैं गवर्नमेंट के पास में पेमेंट वगैरह का, तो आपका पेमेंट उसकी वजह से स्टक हो जाता है। तो इनका कहना है ये सारा इंफ्रा हमारे पास में नहीं था, एंड लास्ट 1-1.5 साल में हमने बाकी हॉस्पिटल से इसका लर्निंग दिया, और पिछला 1-1.5 साल हमने पूरा इसी में किया, इसीलिए हमारे थोड़े बहुत रिसीवेबल डेज इंप्रूव हुए हैं। सो कंपनी कह रही है कि अब अगला जो 2-2.5 साल है वो हम इसी पे फोकस करेंगे कि इसको और ज्यादा कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, और दूसरा गवर्नमेंट बिजनेस का मिक्स भी हम कम कर देंगे, लेस देन 30% कर देंगे। इसीलिए इन्होंने मार्जिन के ऊपर भी गाइडेंस दिया है कि इबिट्टा मार्जिन जो अभी अभी हमारे आप देख रहे हो 24-25%, ये इसी के आसपास रहेंगे। हालांकि अगर आप इनके पुराने हॉस्पिटल्स का मार्जिन देखोगे ना नोएडा वाले, तो उनका इबिट्टा मार्जिन है 28 से 29%। तो लॉजिकली क्या होना चाहिए कि जैसे ये फरीदाबाद का हॉस्पिटल आया है, दिल्ली का हॉस्पिटल आया है, तो जैसे जैसे ये हॉस्पिटल्स मैच्योर होंगे उनके मार्जिन भी 27-28% तक जाने चाहिए। लेकिन मैनेजमेंट बोल रहा है कि इन हॉस्पिटल्स के मार्जिन अभी बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि अगला 1-2 साल हम अपना फोकस पूरा इसी चीज पे लगाएंगे। सारा रेवेन्यू की क्वालिटी को कैसे इंप्रूव करना है, ग्रोथ की क्वालिटी को कैसे इंप्रूव करना है, रिसीवेबल कैसे कम करने हैं, टीम एक्स्ट्रा हम बिल्ड कर रहे हैं वहां पे, सारा सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं, तो इन सारी चीजों पे हमारा खर्चा जाएगा। सो मार्जिन कंपनी के 24 से 25% के बीच में रहेंगे। तो ये ओवरऑल इनका मार्जिन के ऊपर आउटलुक है। बाकी इस क्वार्टर में मार्जिन पे इंपैक्ट क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि कंपनी का कहना है कि जो बड़ा फिक्स कॉस्ट था ना हमारा, वो तो Q2 में आ गया। दिल्ली वाला हॉस्पिटल इनका Q2 में ही ऑपरेशनलाइज हो गया था, प्लस फरीदाबाद के लिए भी जो डॉक्टर वगैरह हायर करने थे वो इन्होंने Q2 में कर लिया था। इसीलिए आप देखोगे लास्ट क्वार्टर में इनका इबिट्टा बहुत गिर गया था, आई थिंक 23% के आसपास के मार्जिन थे। तो कंपनी कह रही है अब यहां से मार्जिन की ट्रेजेक्ट्री ना आपको अपवर्ड ही दिखेगी, मतलब ऐसा कुछ बहुत फास्ट इंप्रूवमेंट नहीं होगा, थोड़ा बहुत 10-5 बेसिस पॉइंट के आसपास का आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा, लेकिन एक वो रेंज बाउंड रहेगा 24 से 25% के बीच में। तो मार्जिन बहुत ज्यादा इंप्रूव नहीं होंगे, लेकिन यहां से गिरेंगे भी नहीं। इस करंट लेवल के आसपास कंपनी इसको मेंटेन करने को देख रही है। देन नोएडा में कंपटीशन बढ़ रहा है, काफी सारे बाकी ब्रांड्स हैं जो हॉस्पिटल्स ओपन कर रहे हैं वहां पे। तो एक तो इनका कहना है कि वो उस पर्टिकुलर ज्योग्राफी के लिए अच्छा है, क्योंकि जब ज्यादा हॉस्पिटल्स ओपन होते हैं तो वो ज्योग्राफी जो है वो आपका एक हेल्थ केयर हब बन जाता है, लोगों में अवेयरनेस आती है। अभी तो क्या होता है कि कोई भी ऐसा बड़ा केस होता है तो पेशेंट सोचता है कि पहले मैं दिल्ली जाऊं या फिर गुड़गांव वगैरह जाऊं। जैसे जैसे नए हॉस्पिटल्स वहां पे आएंगे तो आपका अवेयरनेस क्रिएट होगा। दूसरा, कंपनी कह रही है कि पहले भी काफी सारे प्लेयर्स वहां पे एंटर करे हैं, उसके बाद में भी हमने इस क्वार्टर में 30% का ग्रोथ दिखाया, तो हमें लगता नहीं कि ग्रोथ पे कोई इंपैक्ट पड़ सकता है। एक बहुत इन्होंने ऑनेस्ट आंसर दिया कि जैसे नए हॉस्पिटल्स वहां पे आ रहे हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स आ रहे हैं, तो जो इनके डॉक्टर्स हैं, जो टॉप डॉक्टर्स हैं यथार्थ के, उनको वो कांटेक्ट कर सकते हैं, मतलब उनको वो अपने हॉस्पिटल के अंदर लेके आ सकते हैं। ये एक रिस्क है। तो इनका कहना है कि ये बहुत नॉर्मल प्रैक्टिस है हॉस्पिटल बिजनेस के अंदर। हम भी जब किसी ज्योग्राफी के अंदर जाते हैं तो हम भी ये सारी चीजें करते हैं, दूसरे हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को हम लेकर के आते हैं। लेकिन हर एक कंपनी जो है ना वो इंटरनली अपने सिस्टम को इंडिपेंडेंट बनाती है। मतलब ऐसा नहीं है ना कि पूरा का पूरा हॉस्पिटल बिजनेस सिर्फ कुछ डॉक्टर के ऊपर चल रहा है। आप इस पूरा सिस्टम रेडी रखते हो कि कुछ डॉक्टर अगर आपके चले भी जाते हैं तो आपके पास में वो सिस्टम है कि उसको वो मैनेज कर पाए। ब्रांड के ऊपर फोकस होता है, ना कि आप किसी एक पर्सन के ऊपर पूरे बिजनेस को ग्रो कर रहे हो। तो ये ओवरऑल इनका आउटलुक है। बाकी तो
हाँ, ब्रेक इवन का वही गाइडेंस है, 12 से 15 मंथ्स का इन्होंने दिल्ली और फरीदाबाद वाले हॉस्पिटल का गाइडेंस दिया है। तो ओवरऑल आप देखोगे तो मतलब ग्रोथ तो नंबर्स अच्छे दिए ही हैं, गाइडेंस भी अगर हम देखें ग्रोथ आउटलुक तो लगभग यही 20 से 25% का मिनिमम कंपनी ग्रोथ रिपोर्ट कर सकती है एटलीस्ट नेक्स्ट 3-4 ईयर्स के लिए। बस एक मेन चीज हमको देखना है कि कैश फ्लो कन्वर्जन कंपनी का किस तरीके से आता है, डेट का प्रोपोर्शन कितना ज्यादा बढ़ता है, मतलब जो फंड करेगी कंपनी कैपेक्स को उसमें से डेट का प्रोपोर्शन कितना होगा, ज्यादा नहीं होना चाहिए। कैश फ्लो कन्वर्जन इंप्रूव हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो कम हो जाएगा। बाकी मार्जिन जैसे इन्होंने गाइडेंस दिया है कि रेंज बाउंड रहेंगे तो वो नीचे नहीं आने चाहिए, ये सारी चीजें मॉनिटर करनी है। कमेंट्री अच्छी है, ग्रोथ आउटलुक अच्छा बनता है। एक जो यथार्थ का हमने जब लास्ट क्वार्टर में डिस्कस किया था Q2 के बाद में, तो जो चीज थोड़ी सी खराब लग रही थी इसके स्टॉक को लेकर के वो है इसका वैल्यूएशन। तब इसका स्टॉक का पी था लगभग 49-50 के आसपास, अभी आप देखोगे तो आई थिंक 39-40 का पी है, मतलब लगभग 20 से 25% का डी रेटिंग हो चुका है वैल्यूएशन के अंदर। ईवी बिट्टा भी उस टाइम पे 28-30 था, अभी आप देखोगे तो 21-22 के आसपास है। तो वैल्यूएशन डी रेटिंग हो गई 20 से 25%, लेकिन इस क्वार्टर के नंबर्स बहुत अच्छे आए हैं, रिकॉर्ड नंबर्स इन्होंने रिपोर्ट करे हैं, प्लस आगे का भी गाइडेंस जो है Q4 को लेकर के तो इन्होंने और पॉजिटिव गाइडेंस दिया है। इनका कहना है Q4 हमारा Q3 से भी बेटर होगा, और उसका लॉजिक भी है। Q4 के अंदर इनके ये जो आगरा का हॉस्पिटल एक तो ये आ गया, दूसरा दिल्ली मॉडल टाउन वाला हॉस्पिटल वो ऑलरेडी अभी 38% ऑक्यूपेंसी पे है, उसमें और ज्यादा बेड्स कंपनी ऐड करेगी। सेम सेक्टर 20 का जो फरीदाबाद वाला जो हॉस्पिटल है उसमें भी 43% ऑक्यूपेंसी है, कंपनी और बेड्स ऐड करेगी, और इनका फिक्स कॉस्ट ऑलरेडी आ चुका है Q2 Q3 के अंदर। तो मार्जिन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लस ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से जो Q4 है वो मैनेजमेंट का बोलना है कि Q3 से बेटर होगा, तो मतलब इसमें और ज्यादा अच्छे नंबर्स हमको देखने को मिल सकते हैं। तो अगर मैं इसका फॉरवर्ड अर्निंग के ऊपर वैल्यूएशन देखूं ना, चाहे पीई के बेसिस पे या ईवी बिट्टा के बेसिस पे, तो आपका 18 के आसपास बनता है, 17-18 का ईवी बिट्टा बनता है। मतलब वैल्यूएशन रीरेटिंग का भी स्कोप है, और प्लस साथ में अर्निंग ग्रोथ या ये सारे टॉप लाइन ग्रोथ अगर हम देखें तो ये इनका बाकी हॉस्पिटल कंपनी से काफी फास्ट चल ही रहा है। बस वही है, बाकी सारे जो फंडामेंटल्स है उनको हमको ट्रैक करते रहना है, तो अच्छा स्कोप लगता है थार्ट का। बाकी ट्रैकिंग इसका कंटिन्यू रखेंगे। आपके जो भी डाउट्स हैं शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।